Friend, welcome back. Today's topic of my lecture is introduction of wind energy. So before going into detailed discussion of wind energy, first of all, let us understand what actually the wind is and why it is blowing. What are the phenomena of movement of wind, or why it has some velocity. So first of all, let's see what is wind and how you will define what is wind. The simple reply comes in your mind that it is the movement of air from one place to another place. As you can see the definition, motion of the air parallel to the surface of earth is simply called wind. Means when air move from one place to another place parallel to the surface of earth is simply termed as wind. हवा का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, इसी मूवमेंट को हम लोग विंड कहते हैं. एंड द मेन क्वेश्चन इज वाई दिस मूवमेंट इज अकर. ये मूवमेंट क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे. तो सिंपल सा जवाब आता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑन द अर्थ और प्रेशर डिफरेंस ऑन डिफरेंट प्लेसेस. ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मीन्स एयर विल मूव from higher pressure to lower pressure. So the basic question is why this pressure difference created. What is the reason behind the pressure difference. अर्थ पे ये डिफरेंट प्रेशर क्यों आता है, क्या रीज़न है इसका. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज़. ये जो प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड द प्रेशर डिफरेंस ऑन द अर्थ इज सन, सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी. कैसे, आइए उसको देखते हैं कि सोलर या सन हमारा कैसे रोल प्ले करता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में ऑन द फेस ऑफ अर्थ. Just before to understand how it is pressure difference is created, first of all let's see what is sea breeze and land breeze. क्योंकि जब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर होगा तो हमें प्रेशर डिफरेंस का जवाब अपने आप वहाँ से मिल जाता है. सपोज दैट सन जो सोलर रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है अर्थ पे, अर्थ का डिफरेंट जोन है, कहीं पे सनलाइट है, कहीं पे नाइट है, कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है. तो सपोज दैट अभी हम एक ऐसा जोन लेते हैं जहाँ एक ही प्लेस में एक साइड में वाटर बॉडी है, एक साइड में प्लेन लैंड है, यानी कि सी एरिया है और लैंड एरिया है. तो होगा क्या कि सन विल प्रोवाइड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जाहिर सी बात है कि जो भी उसका टाइम है, जिस टाइम 2 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, ऑल द टाइम वट एवर द एनर्जी इट हैज़ इट विल प्रोवाइड सेम वेदर इट इज़ लैंड और इट इज़ सी ऑल वाटर बॉडी. तो आप देखेंगे कि जो लैंड का जो पोजीशन है दैट पोजीशन विल बिकम मोर हॉटर एज़ कम्पेयर टू द वाटर बॉडी. ज़मीन का पोजीशन है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडी. तो ज़मीन जब ज़्यादा गर्म है तो डेफिनेटली दैट विल लीड्स टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट विल अबव द लैंड. जो लैंड के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, जो भी हमारे पास क्लाइमेट है लैंड के ऊपर, दैट विल बी मोर हॉटर एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर अबव द वाटर बॉडी. जैसे पानी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू लैंड के ऊपर. तो एक फंडा तो हमको बहुत पहले से पता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर और द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज दैट विल लीड्स टू रिड्यूस इन डेंसिटी ऑफ द एयर. एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जो हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर के साथ साथ उसकी डेंसिटी कम होगी तो जो लैंड वाला एरिया है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज दैट विल रिड्यूस द that will decrease the density of the air and that will leads to the movement of air towards upside. जब डेंसिटी कम होगी तो लैंड की जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी. इसी तरह से अगर हम जो वाटर बॉडी वाला पोर्शन को देखें, वाटर बॉडी के पोर्शन में क्या हो रहा है कि एज़ कम्पेयर टू लैंड यहाँ का जो पानी है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो उसके मुकाबले में ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर है लेकिन इतना नहीं है. तो जाहिर सी बात ये ठंडा है एंड दैट विल लीड्स द हायर डेंसिटी. टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी. जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ की डेंसिटी कम है, इस डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर जैसे ही उठेगा एंड ड्यू टू द हायर डेंसिटी द प्रेशर ऑफ दिस जोन विल बी हायर एज़ कम्पेयर टू लैंड.
क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम था तभी जो एयर है वो राइज करी। यहाँ का जो डेंसिटी ज़्यादा है इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अब नाउ यू कैन ईजिली सी दैट हाउ द प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड ऑन द लैंड, कि यहाँ का प्रेशर कम हुआ, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हुआ। जैसे ही एयर यहाँ की मूव करेगी, यहाँ हायर प्रेशर की वजह से ये एयर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहेगी। इट इज़ द नेचुरल फिनोमिना दैट एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ की जब एयर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ एयर एंड सिंपली इट इज टर्म्ड एज विंड। हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे दिन में हमें ठंडी ठंडी हवा आती हुई फील होती है। सिंपली इट इज़ द बेसिक फिनोमिना that how air move from cold position to hot position. So this is the reason of creation of the pressure difference. इसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। जो एटमॉस्फेयर में ठंडी हवा हमको सी की तरफ से या वाटर बॉडी की तरफ से जो हवा आ रही है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, इट इज सिंपली कॉल्ड सी ब्रीज। इसी के साथ अगर हम लोग लैंड ब्रीज को समझना चाहें तो व्हाट इज हैपनिंग इन द नाइट, आप ये कह सकते हो कि जब रात का जब टाइम होता है तो लैंड का जो पोजीशन है वो हमारा ठंडा होता है, और जो सी वाला पोजीशन है या वाटर बॉडी का जो पोजीशन है वो हॉट होता है। अभी ये क्यों हो रहा है इसको मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। अभी आप इतना पहले समझें कि जो हमारा लैंड का जो पोजीशन है वो रात का वक्त, यानी कि जब सोलर रेडिएशन डाउन होगा, सोलर रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये ठंडा होगा। और ड्यू टू द कोल्ड और यू कैन से ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द एयर अबव द लैंड विल बी लोअर। सो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ रहेगी, और जो सी वाला पोजीशन है, वाटर बॉडी वाला जो पोजीशन है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा रात में। जब सोलर रेडिएशन डाउन हो गया इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर अबव द सी विल बी the atmosphere above the sea will have the lower density that will leads to the movement of air from the sea to upside। तो इसकी वजह से जो यहाँ की एयर है समुद्र से ऊपर की तरफ उठना चाहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो गई। रात का वक्त है तो समुद्र के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हुआ। अब ये हवा जब ऊपर गई और यहाँ की लैंड की जो एयर थी उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे देखेंगे द प्रेशर डिफरेंस इज अगेन क्रिएटेड। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, एंड नाउ द एयर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मीन्स फ्रॉम द लैंड टू द सी साइड। दिस विल बी नोन एज लैंड ब्रीज। अब सवाल आपके जहन में ये आता होगा कि रात के टाइम पे समुद्र के ऊपर का, सी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है ये हॉट क्यों हो जाता है और लैंड के ऊपर का पोजीशन ये कोल्ड क्यों हो जाता है? उसके पीछे द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ स्पेसिफिक हीट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम सबको पता है कि स्पेसिफिक हीट क्या है। अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट। ये हमको पता है टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। अब एक चीज़ और हमको पता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ड्राई सॉइल। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप इस चार्ट को देखें जो आपके सामने है, स्पेसिफिक हीट इसमें डिफरेंट मटेरियल की है, सॉइल मिनरल्स, एवरेज सॉइल, ऑर्गेनिक, वाटर, आइस, एयर। तो इन सब में यू कैन सी ईजली दैट द स्पेसिफिक हीट किलो जूल पर केजी पर केल्विन इज़ 4.18 विच इज़ मच हायर दैन द वाटर और एयर और आइस और सॉइल। कोई भी जितना भी मटेरियल एटमॉस्फेयर में है ऑलमोस्ट उन सब में करीब 4 गुना के करीब 3.5 से 4 गुना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इट विल require more quantity of heat to increase the temperature of water as compared to land or sand। और सिंपल जो लैंड के ऊपर जो भी क्लाइमेट है, जो चाहे सैंड हो, चाहे सॉइल हो, चाहे एटमॉस्फेयर, एयर हो, वट एवर इट इज़, वो आसानी से गर्म हो जाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है एयर की स्पेसिफिक हीट इज़ 1। अगर हम अभी सिंपल एयर की बात करें, लैंड के ऊपर जो एयर है और पानी के ऊपर जो एयर है, तो लैंड को गर्म होने में बहुत कम हीट चाहिए, यानी धूप आई और तुरंत लैंड गर्म हो गया क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट इज़ वेरी लेस।
और जब वाटर की जब बात करते हैं तो वाटर को गर्म 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तो अब लैंड ने तो कम हीट लेके गर्म हो गया था, जाहिर सी बात है जब सोलर रेडिएशन डाउन होगा, रात का टाइम होगा, तो जितनी तेज़ी से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, गर्म हुआ था, उतनी ही तेज़ी से हीट को ये डिसिपेट भी कर देगा। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो इसने 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को लिया था। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में इसने हीट को लिया था टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, इन द सेम मैनर इट विल रिलीज ऑल हीट। अब आप देखिए रात का टाइम है, सोलर रेडिएशन नहीं है, धूप नहीं है, तो अब ये जो हीट डिसिपेट करेगी बाहर, जाहिर सी बात है इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू दैट। तो ज़मीन से ज़्यादा है, इस पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है। तो अब ये जब हीट रिलीज़ करेगी तो रात के टाइम में समुद्र के ऊपर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी और यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, और लैंड से जिसका टेम्परेचर कम था, ठंडा था, वो यहाँ की हवा मूव करके पहुँचेगी सी की तरफ। दिस इज सिंपली कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज मीन्स द एयर कमिंग फ्रॉम द सी साइड टू द लैंड, एंड the air which is coming from the sand which is coming from the land side to the sea side is called the land breeze. So it was the basic fundamental of land breeze and sea breeze. एक चीज़ हम लोगों ने बहुत कॉमनली फील किया है कि डेजर्ट वाले एरिया में, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेजर्ट, दिन में बहुत तेज़ी से गर्म, बहुत ज़्यादा हीट रहता है और रात होते ही बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हर कोई फील कर सकता है। डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा हीट वो दिन में इतनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज करता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट उसकी कम है, बहुत कम टेम्परेचर, कम हीट से ही जल्दी गर्म हो जाता है। और रात जैसे ही होती है उसी तरह से वो डिसिपेट भी कर देता है। जितनी तेज़ी से हीट को डिसिपेट करेगा, सैंड ठंडा हो जाएगा। तो ये दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट, कि इसी स्पेसिफिक हीट की वजह से अलग अलग जोन में टेम्परेचर घटता और बढ़ता है, और इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये तो हमने भी एग्जांपल दिया कि सी बॉडी है, यानी वाटर बॉडी है, और दूसरी बॉडी लैंड की है। अब हो सकता है कि पूरा लैंड हो, भाई एक कंट्री इंडिया है, एक कनाडा है, बगल में पाकिस्तान है, अलग श्रीलंका, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। अगर मान लिए हम पानी को किनारे कर दें, तो एट ए टाइम किसी अर्थ की किसी पोजीशन पे देयर इज सोलर रेडिएशन, एंड देयर माइट बी सम पोजीशन वेयर इज़ नो सोलर रेडिएशन, हो सकता है वहाँ पे रात हो। तो जो लैंड वाला पोजीशन, जिस लैंड पे सोलर रेडिएशन है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से हीटेड एयर विल मूव अपवर्ड। और जिस जोन में, जिस एरिया में नाइट होगी, वहाँ का टेम्परेचर अगर ड्रॉप है तो वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ की हवा यहाँ आएगी। इस तरह से अगर हम पानी को किनारे भी कर दें, सी को किनारे भी कर दें, तो भी प्लेन अर्थ पे डिफरेंट जोन में सोलर रेडिएशन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट होता रहता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। सो दिस वॉज द मेन कॉन्सेप्ट हाउ द प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड। नाउ the most important thing, power content in the wind. Once we have found that the air is moving from one place to another place, the most important thing, if it is moving, if it has certain velocity, then definitely it will have some kinetic energy, and we are simply searching for the energy, because हम लोग चूँकि मैकेनिकल का जो वर्क करना है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें विंड मिल इंस्टॉल करनी है, हमें पावर जनरेट करनी है, तो वी ऑल concerned about the energy. So this moving air have a huge amount of kinetic energy. As we all know that kinetic energy is simply equal to half mv square. M is the mass of air and v is the velocity of air. So कोई भी moving air है, यानी कि विंड अगर है, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट मास विल बी इक्वल टू ए वी टी इंटू रो। इस मास को हमने कन्वर्ट किया ए वी टी इंटू रो, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर, वी इज़ द विंड स्पीड, एंड ए वी टी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू ए इज़ द इमेजिनरी एरिया। हम एक कोई इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया ले सकते हैं कि जहाँ से विंड पास हो, कोई ना कोई एरिया होगा ना। अभी यहाँ हम इमेजिनरी एरिया ले रहे हैं, विंड मिल के केस में विंड ब्लेड्स होंगी, विंड ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया से जो अमाउंट ऑफ एयर पास हो रही है, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। एबीटी इज द वॉल्यूम ऑफ पासिंग एयर थ्रू ए विच इज कंसीडर्ड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड डायरेक्शन ए है, देन क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी लाइक दिस।
AVT is therefore the mass m passing through A. AVT is mass of air passing through A. So half rho v square is the kinetic energy of moving air per unit volume. When we talk about the per unit volume से कितनी kinetic energy pass हो रही होगी, that will equal to half rho v square. half rho v square if it is unit volume. अगर वॉल्यूम को हम पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगी. एंड नाउ सिंपली वी कैन फाइंड द टोटल पावर कंटेन्ड इन द विंड. एज वी नो पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता है देन पर यूनिट टाइम के हिसाब से वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल पावर कंटेंट इन द विंड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द पावर. वी आर कंसर्निंग अबाउट द पावर एंड काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी in this expression, which is P is equal to E upon T, that will be equal to half rho V cube. So this will be the power contained in the wind, and that will directly depend on the cross section area, means at which area it is striking, means किस एरिया पे यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है किस एरिया पे हवा स्ट्राइक कर रही है. जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यानी किस पर्टिकुलर एरिया से हवा पास हो रही है. भाई कम एरिया से पास हो रही है तो कम पावर होगी, ज़्यादा एरिया से पास हो रही है तो ज़्यादा पावर होगी. यानी कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया विथ विच एयर इज पासिंग. एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड वी इज़ द वेलोसिटी. इट मीन्स वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा रिलेशन P इज इक्वल टू हाफ A V cube. So it was the basic fundamental of wind and the power contained in the wind. Hope you understand. And अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे. इसके आगे का जो पोर्शन है पावर के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.